According to Kepler's third law, T square is proportional to what? A cube. That is square of the time period of revolution of planet around the sun. The revolution of planet around sun is directly proportional to cube of semi major axis. सेमी मेजर एक्सिस उसने कैलकुलेशन किया और लास्ट में ही आपको एक रिजल्ट दिया सेमी मेजर एक्सिस। तो ये केप्लर्स थर्ड लॉ हो गया, दैट इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ए मतलब सेमी मेजर एक्सिस, और ए की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल के बताया। ए की वैल्यू क्या होती है? ये ए की वैल्यू होती है आर मैक्स अपॉन प्लस आर मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। कुछ बुक्स में आर क्यूब लिखा रहता है, एक्चुअली प्रॉपर वो है कि सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होता है। सर जो 10th में था ना केपलर के 3 लॉ, वो सिंपल लैंग्वेज में दिए थे क्या हमें? हाँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिए थे, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। डन सर। नो ये हो गया केप्लर्स के लॉज, ध्यान रखना, ठीक है? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू चैप्टर स्टार्ट। हाँ जस्ट कॉपी डाउन। डन सर। नो okay, no, come to the formula of gravitational force, gravitational Newton's law of gravitation start करते हैं। आपको सबको मालूम है that is Newton law of gravitation क्या होता है? Newton's law of gravitation ठीक है? Newton's law of gravitation क्या है? Let's say there are 2 point masses, ठीक है? Distance between their point masses is let's say r. It is known to you these two masses, let's say this is m1 and this is m2, so they will attract each other। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो आपको फॉर्मूला मालूम है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इन दिस यूनिवर्स एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ
masses आपने किया होगा लोअर स्टैंडर्ड में, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों को कंबाइन कर दिया था तो फिर आपने लिखा था दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. In this universe, every particle attracts every other particle with a force directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Constant आता था that is g m1 m2 upon r square. ठीक है, this is one thing. अच्छा, ये ध्यान रखना कि gravitational force is applicable only for point masses. ये ध्यान रखना, applicable only for point masses. आप कहेंगे अगर point masses नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो या तो point mass होना चाहिए या फिर spherical bodies के लिए, और for spherical bodies, spherical body के लिए क्यों, और किसी body के लिए नहीं. Why spherical bodies? क्योंकि आपको मालूम होगा spherical body लेंगे ना, सपोज अगर मैं spherical body ले रहा हूँ, लेट्स से देयर 2 spherical bodies, तो हम उनको पॉइंट मास अज्यूम कर लेते हैं और उनका मास सेंटर पे आ जाता है. सो यू कैन टेक लाइक दिस वे आल्सो. हाँ, लेकिन किसी और बॉडी के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा यार. इज इट क्लियर? किसी और बॉडी के लिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा. मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है. कुछ बच्चों को ये लगता है कि ये सेंटर ऑफ मास है तो मैं किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ले लूंगा तो हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. रिमेंबर, ऐसा नहीं होता. सपोज कर लो एक कोन है, ठीक है, और एक लेग से सिलेंडर है, तो ऐसा नहीं कर सकते. ये गलत हो जाएगा कि अगर तुम इसका सेंटर ऑफ मास ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास ले लो और ऐसे करके तुम आर निकाल लो और तो फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, रॉन्ग आएगा. ये रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है. सेंटर ऑफ मास अलग होता है, ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ मास अलग होता है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास अलग होता है, ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ मास अलग होता है. दोनों सेम नहीं होते. तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि हम सेंटर ऑफ दो बॉडी दे रखा है, दोनों का सेंटर ऑफ मास लेके हम दोनों के बिटवीन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो गलत हो जाएगा. इट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस. कुछ हद तक स्फेरिकल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है बस. इज इट क्लियर? रिमेंबर दिस फॉर्मूला. इज इट क्लियर? सो मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक्सटेंडेड बॉडी दे रखा हो तो आपने क्या किया, दोनों सेंटर ऑफ मास मार्क किया और डिस्टेंस निकाला और फॉर्मूला अप्लाई किया. नो, इट विल नॉट. Okay, remember it is strictly applicable for 2 point masses. Actually, जो proper language होता है वो तो बोलते हैं it is strictly applicable for 2 point masses only. और कुछ extent तक it is applicable for spherical bodies. ठीक है? तो remember gravitational center of mass और normal जो center of mass होता है same नहीं होता है. Is it clear? So, is it clear what I am saying? No. जस्ट रुक जाओ अभी जी. नाउ अब ये फोर्स तो मालूम है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फोर्स. इस फोर्स के बारे में बात करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज मालूम है. ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव. दो मासेस कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, ठीक है. एक्शन रिएक्शन टाइप. एक्शन रिएक्शन टाइप मतलब अगर अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं विद द सेम फोर्स. इज इट क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन होगा. मतलब दो मासेस अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों फोर्स क्या होंगे? दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. इज इट क्लियर? रिमेंबर. एंड ऑफ कोर्स वीक फोर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. ये बहुत वीक फोर्स होता है, इसलिए नॉर्मली हम इसको नोटिस नहीं कर पाते. We can notice only in the case of bigger objects. Bigger object मतलब सन, मार्स, सन, अर्थ या मून के केस में ही एप्लीकेबल आप देख पाएंगे, इसको नोटिस कर पाएंगे. बाकी हमारे जो सराउंडिंग में जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम नोटिस नहीं कर पाते. आपको तो मालूम है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपके आपके पास आपकी बुक रखी होगी, कोई पेन रखा है, कोई मोबाइल रखा है, लैपटॉप रखा है, तो दे आर ऑल अट्रैक्टिंग, बट नोटिस नहीं कर पाते बिकॉज फोर्स इज वेरी वेरी वीक. इज इट क्लियर? ओके. नो, और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है. कंजर्वेटिव फोर्स में पहले भी आपको बता चुका हूं, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. कंजर्वेटिव फोर्स में पहले आपको बता चुका था, दोबारा बता रहा हूं. अगर ये ए है और ये बी है,
किसी ऑब्जेक्ट को आप ए से बी ले जाते हैं, आप इसको स्ट्रेट ले जाइए, वर्क डन W1 हो जाएगा। आप इसको कर्व पाथ में ले जाइए, कोई मास है यहाँ पर तो W2 हो जाएगा। आप जिगजैग पाथ में ले जाइए, वर्क डन W3 हो जाएगा। और आपको मालूम है W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशन के केस में हमेशा याद रखना, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर? दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है वर्क डन in moving mass from one point to other point, from one point to other point is independent of path, वो path पे depend नहीं करता है, is independent of path, ठीक है। then fourth independent of medium, medium पे depend नहीं करता है वो, independent of medium, independent of medium, ठीक है। देन वीक फोर्स इंडिपेंडेंट, और बहुत भी कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। वट एवर द मासेस, मतलब आप ऐसा नहीं कि कोई एटलीस्ट दो मासेस के बिटवीन कुछ मीडियम आ जाएगा तो उसमें कोई इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये तो आपको बहुत, ये तो लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, दैट इज इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, ये भी मालूम है आपको। इट ओबेज inverse square inverse inverse square law of distance, law of distance मतलब force is energy proportional to what, r square। so कुछ बातें हैं ध्यान रखना फोर्स के बारे में, ठीक है। तो ये तो जो माइन्यूट बातें हैं, ये तो पहले भी आपको बहुत कुछ मालूम ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लिया आपने एवरीवन, पॉप डाउन फास्ट। सर हमें थर्ड बुकलेट कब मिलेगा? थर्ड बुकलेट ले लीजिए आप, इसमें क्या है? अवेलेबल है सर? एक मैं मैसेज करता हूँ, देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हमें अभी थर्ड तक बुकलेट, थर्ड सर तो बुकलेट सेकंड भी नहीं मिला सर। सर सेकंड भी नहीं मिला अभी तक। अब वो मुझे मालूम सेकंड नहीं नहीं नम्रता मैम को कांटेक्ट करो। सेकंड मिल गई सर। हाँ नम्रता मैम से नहीं मिला है contact- सर। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं नम्रता मैम मिला। से कांटेक्ट करो। आई थिंक थर्ड बुकलेट भी अवेलेबल होगा, ठीक है, देख लेना उसमें। साक्षी, हम आपके जो डाउट्स हैं मंडे डिस्कस करें, चलेगा क्या? ओके सर। ठीक है, ओके। तो आपने फॉर्मूला लिख लिया इसको। एक्चुअली ग्रेविटेशन प्रॉब्लम क्यों आएगा कि आंसर मैच करेगा ही नहीं आपका कोई भी, क्योंकि आंसर रॉन्ग दिएंगे तो काउंटर चेक नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम ये आ रहा है। चलो अच्छा, फॉर्मूला लिख लिया आप लोग ने एवरीवन? यस सर। नो ये जी देख लेते हैं, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके नाम के आगे यूनिवर्सल आता है, सारे कांस्टेंट के आगे यूनिवर्सल वर्ड नहीं आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि ये जो है ना किसी पे डिपेंड नहीं करता है,
तो G is independent of medium. ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस, प्रेशर, टेम्परेचर, एनीथिंग एक्सेट्रा. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल. इसलिए इसके नाम क्या आगे यूनिवर्सल वर्ड ऐड किया गया. ठीक है, ओके. नाउ जी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज आपको मालूम है. अच्छा पहले जी देख लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाइड फ्रॉम 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2. ठीक है, इसको आपने आई थिंक लोअर स्टैंडर्ड में डिफाइन भी किया होगा. डिफाइन कैसे करते थे इसको, लेट टू डिफाइन इट, डिफाइन कैसे करते थे, लेट मासेस आर 1, ठीक है, 1 kg एंड लेट्स से r इज 1 मीटर. सो g क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू f इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1. सो g इज इक्वल टू f न्यूटन. ठीक है, तो g बेसिकली वेट. तो g f के बराबर हो गया. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती थी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल डेफिनेशन था. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज gravitational constant is defined as force of attraction. G is equal to F आ रहा है ना, तो force of attraction between unit masses placed unit distance apart. मतलब मासेस भी 1 है और जो डिस्टेंस है वो भी 1 है, तो जी एफ के इक्वल आ जाता है. यही डेफिनेशन पढ़ा था ना हमने लोअर स्टैंडर्ड में. अच्छा यूनिट देख लेते हैं. यूनिट ऑफ जी, एसआई यूनिट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स क्या होगा न्यूटन, आर क्या होगा मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर. और सीजीएस क्या हो जाएगा, सीजीएस हो जाएगा दैट इज न्यूटन की जगह डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर. ठीक है, इसका डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते थे, लिखा भी होगा पहले हम लोग डायमेंशन. फोर्स आर स्क्वायर अपॉन m1 m2. तो इसका डायमेंशन क्या था, दैट इज फोर्स क्या था, दैट इज m1 n2 m1 n1 t minus 2. r2 क्या होगा, दैट इज l2. देयर टू मासेस m एंड m, दो मासेस हो जाएंगे. तो फाइनली इसका डायमेंशन आता है दैट इज m1 नहीं m minus 1 l3 t minus 2. सो बेसिकली g की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, g की जो वैल्यू होती है, g की वैल्यू होती है दैट इज 6.67 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये SI में हो गया. सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आती है 6.67 10 raised to minus 8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, दैट इज सीजीएस. ठीक है, आप कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं. 1 न्यूटन 10⁵ डायन, न्यूटन को डायन में चेंज करिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए, केजी को ग्राम में चेंज करिए तो -8 आएगा. ठीक है, सो बेसिकली कोशिश करना तुम लोग ऐसा यूनिट यूज करना. तो बेसिकली इसको ज्यादा यूज करते हैं हम लोग. ऐसा नहीं कि इसको यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट कोशिश करना इसको ज्यादा यूज करना. दिस वन इज क्लियर. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ध्यान रखना, वो उसको यूनिवर्सल बोलते हैं कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू फिक्स होती है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी मिक्स मत करना, बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं. कैपिटल जी स्मॉल जी बिल्कुल अलग होता है. 10th में भी गलतियां की होंगी आपने कि कैपिटल जी और स्मॉल जी को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं वो बहुत से बच्चे. मैं जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ. कैपिटल जी अलग होता है, स्मॉल जी अलग होता है. ठीक है, सो
मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अगर वो पॉइंट मास नहीं हुआ तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर आप इंटीग्रेशन मेथड्स यूज करेंगे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरीबॉडी कॉपीड दिस? No, sir. Wait, sir. Done. So scroll down, sir. स्क्रॉल डाउन मतलब ये मैक्सिमम है नीचे, इसके बाद करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा। ऊपर का थोड़ा बाकी है, सर. अच्छा, ऊपर का बाकी है, अच्छा। Done, sir. Once you complete, just inform me. Done. Done, sir. ओके। अच्छा, जस्ट सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपसे। सपोज अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि यू हैव टू फाइंड, अच्छा ठीक है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है और ऐसा दे दिया है। सपोज एक तो चलो पॉइंट मास दे दिया उसने, स्मॉल है, और एक जो है उसने सपोज कर लो कि कोई रॉड दे दिया, जैसी है, एंड एक सपोज कर लो उसने रॉड दे दिया हियर। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इसका मास ले लेते हैं कैपिटल एम। ठीक है, इसका मास ले लेते हैं कैपिटल एम। ठीक है, तो और सपोज का लेंथ भी दे देते हैं, लेट्स से एल। हम इन दोनों के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो तो फिर वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्या कुछ बच्चों ने अगर ऐसे कोशिश की कि एक काम करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ले लेते हैं और ये डिस्टेंस कहते हैं, ये सपोज कर लो डिस्टेंस, चलो हम डी ले लेते हैं इधर। कैसा नहीं हो सकता, डी ले लो, L/2 ले लो और ये डिस्टेंस निकाल के फॉर्मूला, नो रॉन्ग। ठीक है, तो कहने का मतलब फिर अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? तो फिर आपको ना इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब कैसे, सपोज कर लो ये तो ठीक है, ये पॉइंट मास है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट वेट, एक तो पॉइंट मास है, इसको कोई इश्यू नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रॉड का क्या करेंगे, प्रॉब्लम ये आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सपोज कर लो इस रॉड का छोटा सा पोर्शन, बहुत ही माइन्यूट पोर्शन लो, छोटा सा पोर्शन, थिकनेस नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट, ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन ले लो और लेट्स से जो स्मॉल पोर्शन है, लेट्स से ये dx है, बहुत ही छोटा पोर्शन लिया dx, और यहां से ये डिस्टेंस सपोज कर लो x है, और इस छोटे से पार्टिकल का मास क्या है, dm। ठीक है, उस छोटे से पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा। तो फिर इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो देखो, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास वगैरह निकालने में मैनेज किया था वैसे करेंगे। पहले हमने इस रॉड का यूनिट मास का ले लेंगे, रॉड के लिए cm फॉर रॉड, व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ का मास ले लो तो क्या आ जाएगा, m/l। तो अगर यूनिट लेंथ का मास इतना है तो मास और dx लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू dx, ऐसे ही होगा ना। जब यूनिट लेंथ का मास m/l है तो dx लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू dx। ये ठीक है, आर यू गेटिंग? तो हमें ये छोटा सा जो dm की वैल्यू मिल गया। एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट, समझ में आया सबको? यूनिट लेंथ का मास कैसे लिया हमने, m/l मास पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। एवरीबॉडी ओके? Yes, sir. Yes. Now apply Yes, the sir. formula. Now apply the formula.
तो छोटा सा पार्ट लेते हैं, नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स। छोटा सा फोर्स ले रहे हैं तो क्या होगा, जी m1 ले लेंगे स्मॉल m, दूसरा ले लेंगे dm अपॉन डिस्टेंस कितना x स्क्वायर। ये dm की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये छोटा सा जो मास है यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा इट बिकम g स्मॉल m, dm की वैल्यू क्या होगी m/l इंटू dx अपॉन x स्क्वायर। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इधर से लेके इधर तक लिमिट क्या रखेंगे, d से लेके d प्लस एल, यहाँ से डिस्टेंस ये रॉड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, d से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, d प्लस एल। तो लिमिट रख देंगे एड ऑल फ्रॉम d टू d प्लस एल, d से d प्लस एल तक, तो ये वैल्यू रख देंगे तो कांस्टेंट पार्ट विल गो आउट, कांस्टेंट पार्ट विल गो आउट, ये क्या रह जाएगा dx अपॉन x स्क्वायर, d से लेके d प्लस एल तक लिमिट जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा x रेज़ टू माइनस 2 dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस पावर ऐड करते हैं ना, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन x आ जाएगा ना, गॉट इट। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू दैट इज माइनस g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L -1 अपॉन x और -1 अपॉन x, लिमिट क्या रह जाएंगे d से d प्लस एल, लिमिट अप्लाई करेंगे अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर तो क्या आएगा, अपर रखेंगे तो 1 अपॉन d प्लस एल माइनस लोअर -1 अपॉन d। एक काम करो माइनस बार कॉमन कर लेते हैं, छोड़ो माइनस बार कॉमन कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, छोड़ो माइनस बार निकाल लिया हमने, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन पुट द लिमिट अपर माइनस लोअर और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत पहले यही में आया था इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। सो माइनस बार ले लो तो इट बिकम माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन x रह जाएगा अंदर, d एंड d प्लस एल, तो लिमिट रख दो अपर माइनस लोअर, अपर रखेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन d प्लस एल -1 अपॉन d, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L, एलसीएम ले लो, d प्लस एल का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस एल ना, माइनस एल, आई थिंक दैट माइनस एल तो एल और एल भी चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन d प्लस एल। तो देखो वो एक डिफरेंट अप्रोच से किया गया है, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि गलतियां मत करना कि उसको पॉइंट मास्टर लेके उसको ट्रीट करना लगना, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। जेई स्टूडेंट ध्यान रखें, स्पेशली जेई स्टूडेंट, क्योंकि अगर उनको और कुछ आएगा तो उनको इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा, इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग। तो देख लो पहले यूनिट मास निकाला, फिर छोटे से मास के बिटवीन फोर्स निकाला, फिर पूरे मास के बिटवीन इंटीग्रेट कर दिया हमने उसको। अब इंटीग्रेशन तो याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मुलेस वगैरह कैसे इंटीग्रेशन किया गया मैंने इधर करके दिखाया आपको, इज इट क्लियर? सो एवरीबॉडी गॉट दिस क्वेश्चन? सर हाँ बोलिए। सर ये इंटीग्रेशन का पार्ट वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझे कि मैंने यूनिट मास लिया, तो मास यूनिट लेंथ दोबारा समझा रहा हूँ। रॉड को पहले वो पार्ट समझ गया, अच्छा इंटीग्रेशन वाला पार्ट, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट, अच्छा ये वाला दिस वन। तो अच्छा जब ये मैंने ये ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे मैं रखूंगा तो ये, तो कांस्टेंट पार्ट विल गो आउट, कांस्टेंट पार्ट तो बाहर चला जाएगा, ब्रैकेट पार्ट में ये रह जाएगा, ठीक है ओके। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता है तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स रेज़ टू -2। हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्स रेज़ टू n dx क्या था, एक्स रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1, ये फॉर्मूला हुआ करता था हमारा। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेगा तो -2 हो गया, तो एक्स रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, आई यूज दिस फॉर्मूला।
तो अल्टीमेटली ऊपर x रेज टू -1 आ जाएगा और नीचे -1 आ जाएगा, तो -1/x आ जाएगा, x विल कम डाउन। ठीक है, अब ये माइनस बार बार इंटरप्ट कर रहा था, तो माइनस को बाहर निकाल के फिर हमने लिमिट लगा अपना अपर माइनस लोअर। फिर उसके बाद इसका एलसीएम ले लो ना, d प्लस एल और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक स्टेप मैंने मिस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं इधर। ठीक है, दिस वन ये, हाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कैसा होगा, ये हो जाएगा d एंड d प्लस एल, तो ये हो जाएगा d माइनस d प्लस एल, तो d और d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन l, ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस l अपॉन d प्लस l, तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, तो l और l कैंसिल हो जाएगा, यू गेट दिस। सर आपने वो लिमिट कैसे रखी वो भी बता दो ना। अच्छा लिमिट यहाँ से रखी, ये रॉड स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, ये मास का इधर तक तो डिस्टेंस तुम्हारा क्या आ रहा है, d आ रहा है, यहाँ तक डिस्टेंस d आ रहा है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद का डिस्टेंस का क्या कर, रॉड स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये डिस्टेंस कितना है, जैसे रॉड स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर, फ्रॉम d से स्टार्ट हो रही है, और वो पूरा डिस्टेंस क्या होगा d प्लस एल, तो वो d से स्टार्ट हो रही है और d प्लस एल तक जा रही है, तो पूरा रॉड लेना पड़ेगा ना आपको, आपने तो छोटा सा पार्ट लिया था, पूरा तो आपने कंसिडर किया ही नहीं, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि मैं रॉड को जो मैं ले रहा हूँ उसको, इसका डिस्टेंस रॉड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, d से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है, d प्लस एल तक जाके एंड हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने लिमिट जो है ना उसको, लिमिट जो हमने रखी उसको d से d प्लस एल किया, तो रॉड स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फ्रॉम पॉइंट मास को अगर कंसिडर करो स्मॉल m को, तो स्मॉल m से कंपेयर करेंगे तो ये d से स्टार्ट हो रही है और d प्लस एल तक जा रही है। Is it clear what I'm saying? That's why I've taken limit in this way. One thing class, formulas ऊपर का वही लिखो ना 2 मिनट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, फॉर्मुलेस चेंज नहीं होंगे, बट जो प्रॉब्लम का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वही फॉर्मूला रहेगा, फोर्स का वही फॉर्मूला रहेगा, सेम। सर हमें रिजॉइन करना है ना। रिजॉइन करे क्या, 5 मिनट रहेगी, 5 वही होता है कि बच्चे आते ही नहीं ना दोबारा, थर्ड 5 मिनट के लिए करते हैं, इसमें तो ज्यादा बच्चे आते नहीं, 15 सॉरी 20-25 या उससे भी कम आते हैं। क्या करें, रिजॉइन करें हम लोग? नहीं सर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, तो ये स्क्रीनशॉट लिखना लेते था हैं। इसीलिए। अच्छा तो स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो कैसे ऊपर वाला डायग्राम हो गया, 1 मिनट रह गया बस, वही मैं कह रहा था, ओनली 1 मिनट लेफ्ट। Sir, we will rejoin. हाँ अच्छा ठीक है, तो ठीक है रिजॉइन कर लो, जिनको कॉपी करना है मैं वो दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है, जब तक कॉपी करते रहो। तो थोड़ा नीचे रहो ना, थोड़ा एक फोटो लेता हूँ। ओके सर। जिस तरह से ग्रेविटेशन में बहुत सारे फॉर्मुलेस थे, सॉरी रोटेशनल में बहुत सारे फॉर्मुलेस थे, सिमिलरली ग्रेविटेशन में भी आपको कम से कम बहुत कम भी नहीं मिलेंगी, काफी फॉर्मुलेस मिलेंगे आप, लॉट ऑफ फॉर्मुलेस आ रही है। और ग्रेविटेशन जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर